बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कश्मीर क्राउन पर आप हैं इनामुल हक के साथ। खास बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद हैं बांडीपुरा के साबिक एमएलए, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर और मौजूदा अपनी पार्टी के नायब सदर। मैं बात कर रहा हूं उस्मान मजीद साहब की। तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुख्तसर सा तारुफ आपसे करवाया। सर, खैर मकदम है आपका। सबसे पहले कश्मीर क्राउन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वक्त चूंकि कम है, मुख्तसर टाइम में हम आपसे कुछ ज़रूरी सवालात पूछना चाहेंगे। बेहद इंतज़ार कर रहे थे हम इस वक्त का कि आपसे बातचीत करने का मौका मिले हमें। बहरहाल वक्त नसीब हुआ। बात डीडीसी इंतखाबात के हवाले से करेंगे और दफ़ा 370 ज़रूरी बनता है, और अपनी पार्टी पे भी कुछ ज़रूर बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि आजकल सुर्खियों में दो ही बातें चलती है, या डीडीसी इंतखाबात या अपनी पार्टी। तो बहरहाल सबसे पहले आपसे अपनी पार्टी के हवाले से ही पूछना चाहेंगे। अपनी पार्टी अलग से बनाना ऐसे मौके पे, जिस मौके पर जम्मू कश्मीर एक समंदर में कश्ती में सवार थी और जिस कश्ती का पता नहीं कि किस किनारे पे जाके लग जाए, अपनी पार्टी अलग से लेकर बनाने का मकसद और ये ख्याल एक ऐसे लीडर के जहन में आना जिसने बांडीपुरा की क़यादत नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की क़यादत मरकज़ के अंदर की, क्या वजह रही? देखिए, जहाँ तक हमारे अपनी पार्टी का सवाल है, वजूद कैसा हुआ जब 370 और 35 एब्रिग्रेड किया गया, तो उसके बाद सियासत एकदम तितर बितर हो गया सियासी पार्टियों में, और कुछ लोग जेल चले गए और यहाँ एक वैक्यूम सा पैदा हुआ। और बदकिस्मती वो 5 अगस्त तो बदकिस्मत दिन था। इसके हवाले से हम मुख्तलिफ पार्टियों से जब जेल से छूटे, हम भी कुछ टाइम जेल में थे, तो जेल से छूटने के बाद हमने आपस में जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और भी छोटी मोटी पार्टियां, सब ने ये सोच के सामने आए कि हम कुछ इस वक्त जब हालात बहुत ख़राब हैं, कुछ ऐसा चीज़ करें जिससे हम अभी मौजूदा हालत से, जैसे इसको पोजीशन रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है, डिस्कनेक्ट है, लोग परेशान हैं, लोगों को कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा है, कुछ हम अपनी पार्टी सामने आके मज़ीद डैमेज से जम्मू कश्मीर को बचाएं, वो एक था। और जिस बहकावे और झूठी सियासत की वजह से हम एक एक स्टेप नीचे गए। आज तक अगर हम देखें, जब से हिंदुस्तान के साथ, मुल्क के साथ हमारा इल्हाक हुआ है, तब से हम एक एक कदम नीचे गए हैं, न कि कोई एक एक कदम ऊपर आए हैं। और इस चीज़ को आगे रोकने के लिए और एक सच्ची सियासत करने के लिए, सही डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स प्लस जो लोगों के हित में चीज़ें हैं उन पे सियासत करने के लिए हमने अपनी पार्टी बनाई। यही कारण था अपनी पार्टी बनाने का। और आपने देखा 370 गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार, बीजेपी जिम्मेवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार और पीडीपी जिम्मेवार है। और ये जो आज ढंडोरा पीट रहे हैं कि 370 गया, 35 से गया, रियासत के टुकड़े हो गए, और हम इतने डाउन किए गए कि यूटी बनाई गई इतने फुल फ्लाई स्टेट को, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हमको इतना डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए था। यूजुअली यूटी को स्टेट बनाते हैं, स्टेट को यूटी बनाया गया और टुकड़े किए रियासत के। ये इसी सियासत और बहकावे और जज्बाती सियासत की वजह से हम इसका शिकार हो गए, हम इस परेशानी में आ गए। आपने कहा कि हिंदुस्तान के साथ इलाके के बाद हम नीचे ही चले गए, ऊपर नहीं आए, तरक्की नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुआ। वजह किसको मानते हैं आप? 370 को मान रहे हैं, या वजह आप खिती पार्टियों को मान रहे हैं, रीजनल पार्टीज को मान रहे हैं जिन्होंने हुकूमत चलाई? 1% ये शेख साहब से शुरू होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू होता है, ये उमर अब्दुल्ला साहब तक, और मुफ्ती साहब से लेके महबूबा मुफ्ती तक, और प्लस जितने भी कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ रही, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बाकी लोग जो रहे, या जो भी आज तक दिल्ली में मिनिस्टर बने, एमपी बने, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इसको हम टेम्परेरी के बजाय परमानेंट बनवाएं। कभी किसी ने आज तक रेजोल्यूशन पेश नहीं की है पार्लियामेंट में, जबकि इसको पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लानी थी। जो आज ढंडोरा पीट रहे थे, 370 ख़त्म हो गया, तो ये लोग तो जिम्मेवार है। और फिर अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने, जब भी कोई हमको नीचे, आप देखिए ऑटोनॉमी हमारी गई, ऑटोनॉमी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल क्या रहा? उन्होंने लास्ट में आके शेख साहब ने सरेंडर करके हुकूमत ले ली, और प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बना, सदर रियासत से गवर्नर बना। तो अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया ना। फारूक साहब ने भी ऑटोनॉमी पास की, ऑटोनॉमी पास करके उसने कुर्सी नहीं छोड़ी। उमर साहब तो मिनिस्टर था उस वक्त पीडीपी सरकार में, बीजेपी सरकार में,
इसके साथ, वाजपेयी जी के साथ, क्या उनने अपने कुर्सी को छोड़ के कभी ये सोचा है कि हम जो कर रहे हैं, हम कुछ तो हम जो जिस स्लोगन को हम लेके जा रहे हैं इसके लिए तो कुछ करें? उनने कुछ इसके लिए नहीं किया। सिर्फ ये हमेशा, आज भी यही रहा, डीडीसी इलेक्शन भी यही एक मिसाल है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये लोग जिम्मेवार हैं। ये लोग मंत्री भी रहे हैं दिल्ली में, क्या उस वक्त उनको याद नहीं आया कि जब लास्ट में पता चला, जब एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 7 जब 5 अगस्त का हुआ, तब लोगों को पता चला टेम्प्रेरी, वरना आज तब तक तो लोगों को पता नहीं था, आम लोगों को, कि ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट फीचर है ही नहीं। तो लिखिए उस्मान साहब, लेट मी बी एनफ फ्रैंक एनफ। मैं सीधे सवाल पूछूंगा, इसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी बोलने में, कि जिस वक्त आप कहते हैं या कोई भी लीडर कहता है कि इन्होंने किया, ये इन्होंने हमें आज तक समझ नहीं आई ये कौन लोग हैं। इक़्तिदार में आप रहे, कांग्रेस के साथ एक लंबा वक्त आपने गुजारा, आपने कांग्रेस को दोष दिया, आपने पीडीपी को दोष दिया, आपने तमाम पार्टियों को दोष दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो उसका हिस्सा। हम हमेशा उंगली दूसरे के ऊपर रेज करके, जब 4 उंगलियां अपने ओर इशारा करती हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी भी तो जवाबदेही बनती है। मैं आपको बताऊं, मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा। अगर आप जिम्मेवार किसको ठहराते हो? इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को। मैंने इसीलिए कांग्रेस छोड़ा। मैंने 2 सवाल उनको पूछे, दोनों सवाल में उनने, जब मैंने कहा हफ्ते तक मैं मोहलत दूँ, या तो आप ये कहो कि आर्टिकल 370 वापस कांग्रेस देगा जब सरकार दिल्ली में आएगी, और दूसरा आप जम्मू कश्मीर के आवाम से माफ़ी मांगो कि हमने जो इरोजन इसमें किया है 2014 तक, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवाम से। मैंने कहा वरना मैं पार्टी छोड़ूंगा, कल मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा आपको। आप मुझे इसके बारे में तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इल्ज़ाम उनको दीजिए जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत की, कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत की। हमारे हाथ में इतना ही था, मेरे वजह से डैमेज 370 को नहीं हुआ। अपनी पार्टी तो कल बनी है ना, हमसे डैमेज नहीं हुआ। हमने जब इनका तरीक़ाकार देखा, तब जाके हमने मुख्तलिफ पार्टियों को छोड़ के एक जत्था बनाया जिसका नाम अपनी पार्टी दिया, और हम अभी पार्टी साजी में हैं। हमें कोई नहीं कह सकता आपकी वजह से आर्टिकल गया, आपकी वजह से 35 गया, आपकी वजह से स्टेट टूटी, आपकी वजह से यूटी हो गया, आपकी वजह से कोई ऐसा चीज़ हुआ। अब रहा क्या उधर जिसकी वजह से हम डैमेज कर सकते हैं या हमने डैमेज किया है। लेकिन उस्मान साहब, पार्टी बदलने से चेहरे नहीं बदल सकते। आपकी अपनी पार्टी में जितने सारे लीडर हैं वो इन्हीं पार्टी से निकल कर आ गए। इन्हीं जो कदावर जो पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी है या सेंट्रल पार्टी जो है, इन्हीं से निकलकर अपनी पार्टी बन गई। कोई ऐसा नया चेहरा नहीं है जिसको क्या हम कहते हैं कि नहीं, ये जो इनकी आइडियोलॉजी से नहीं मिलते थे, इन्होंने अपनी पार्टी खड़ा कर दी। अपनी पार्टी वो पार्टी है जिसमें सारे वही लीडर्स हैं जो इन पार्टी से निकल कर आ गए। तो ऐसे में दोष तो उनका भी है ना। देखिए, दोष किस बात का है? ये तो खानदानी राज हर जगह था। मुफ्ती साहब ने स्लोगन दिया, महबूबा जी ने स्लोगन दिया, बीजेपी को रोकने के लिए 2014 में हमें वोट दीजिए। फिर क्या हुआ? किसके साथ मिले? ऐसा तो रिजनमेंट थी, क्योंकि ये समझ रहे थे कि हमारी वजह से ये जितने पॉलिटिशियन हैं इलेक्शन जीते हैं, हमारे पॉलिसियों की वजह से। इसलिए ये जितने भी लीडर थे, दे कुड नॉट डू एनीथिंग मच इन देयर पार्टीज। देखिए, आप हमारे बुखारी साहब की बात, 1 साल पहले उसको उन्होंने पार्टी से निकाला था, पार्टी के मेंबरशिप सस्पेंड किया था 1 साल पहले। उसके 1 साल के बाद एब्रिगेशन आर्टिकल 370 हो गया। तो हम इसको दोष, पीडीपी इस बात को नहीं मान रही है। पीडीपी कह रही है हमने नहीं निकाला उसको। गलत बोल रहे हैं। ये तो पेपर में आया, उसको लगा कि ये शायद चीफ मिनिस्टर बना तो मेरी कुर्सी खतरे में, इसलिए उन्होंने उसको पार्टी से वहाँ निकाला। निजामुद्दीन भट्ट साहब से मेरी बात इस बारे में हुई। मैंने उनसे स्ट्रेटली ये पूछा, मैंने कहा कि बुखारी साहब जब बांडीपुरा आए थे कन्वेंशन के दौरान, और उन्होंने ये कहा था कि मुझे पार्टी से निकाला गया। मैं निकला नहीं, मुझे निकाला गया। यही क्वेश्चन जब मैंने निजामुद्दीन भट्ट साहब से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं निकाला उसे। जाके अल्ताफ बुखारी साहब से पूछे, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। आप निज़ाम साहब के बगैर जो भी बोलता है उसकी बात सुनो, क्योंकि निज़ाम साहब जिंदगी में झूठ के बगैर उसने कुछ बोला ही नहीं है। आप उसके बात पे भरोसा कर रहे हो। आप बाकी लोगों के, अगर कोई दूसरा आपको बता देगा तो हम कहेंगे ठीक है। आप उस इंसान को जिसकी बेस सियासत में, असेंबली से लेके सियासत में सिर्फ झूठ बुनियाद है, तो इसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। इसके कहने से थोड़ी, हम जानते हैं जब वो चीफ मिनिस्टर का चक्कर हुआ, उसके बाद महबूबा जी का वतीरा क्या रहा उनके साथ। अपने उसके लीडर निकल आए, उन्हें रिज़ाइन किया उनके पार्टी से, क्योंकि उसकी गलत पॉलिसी के वो कह रहे थे। बार बार हमने इसको बोला आप बीजेपी के साथ हाथ मत मिलाओ। निज़ाम साहब तो बीजेपी के गोद में बैठा है, महबूबा जी के गोद में बैठना, बीजेपी के गोद में बैठ गए। वो हमें क्या, वो जवाब देना, उस वक्त उसने रिज़ाइन क्यों नहीं किया निज़ाम साहब ने जब बीजेपी चल रहा था। झूठ बोलता है, झूठ बोलने में वो सबका बाप है। उसमें अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। वो तो प्राणा झूठा माना जाता है, क्योंकि रिकॉर्ड गवाह है असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर। तो इसके बात पे आप भरोसा करोगे? लोगों ने तभी पार्टियां छोड़ी जब उनकी बात नहीं मान रहे थे। बीजेपी से लोग कैसे भागे? आप बताएं ना। जोग पार्टी से निकल रहे थे, कारण तो होगा ना कुछ। कारण तो यही थे कि उनकी गलत पॉलिसी की वजह से। उस वक्त हमने मुफ्ती साहब को नहीं बताया था, महबूबा जी को, कि हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करें, आप बीजेपी के साथ हाथ मत मिलाइए,
क्योंकि इसका खमियाजा उतारना पड़ेगा। आज खमियाजा तो है, आज घर घर तो है, बीजेपी का झंडा डंडा घर घर। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, उन्होंने हम जितना हम समझते थे कि ये PAGD वाले हमारे दुश्मन, उससे ज़्यादा हमारा बीजेपी ने हमारे खिलाफ रोल किया इस DDC इलेक्शन में। अब चलते हैं कि 370 अपनी पार्टी बोलती है कि हमारा स्टैंड क्लियर है, सब जुडिशियस मसला है तो कोर्ट में है, हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक टॉप इंस्टीट्यूशन है किसी भी डेमोक्रेसी में, हमें उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन अगर ये सब जुडिशरी मसला है तो अलग पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? फिर सब जुडिशियस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी है, PDP के लिए भी है, सबके लिए है, तो इसमें अलग पार्टी करने की क्या जरूरत है? ये सवाल आप अजीब, या तो आपने लोगों का सुना नहीं, आप अजीब सवाल मुझे कर रहे हो। वो तो ये दाही देना हम 370 वापस लाएंगे, वो ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने DDC इलेक्शन में किस बात के लिए वोट लिए कि 370 को हम वापस लाएंगे? अब तो हम इंतजार कर रहे हैं ना कि 1-2 महीने देखेंगे 370 वापस लाएंगे। अब तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ उन्होंने प्लान बनाया होगा कि हम 370 को कैसे वापस लेंगे। अब ये दावे इनके भी धोखे, इसलिए कि ये धोखे वाली सियासत करते हैं। जो कांग्रेस ने लिया, कांग्रेस ने वापस दिया। आप मुझे बताए एज ए कॉमन, आप ये छोड़िए मीडिया चक्कर, आप मुझे एज कॉमन कश्मीरी बोलिए, जो कांग्रेस ने लिया आपने वापस दिया। कांग्रेस ने 95% डैमेज किसने किया? ऑटोनॉमी को कांग्रेस ने वापस दिया। उन्होंने कुछ एक चीज वापस मिला आपको? भले आज़ाद साहब ही आए, उसने भी इरोजन किया, थोड़ी अमेंडमेंट्स उसने भी की जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर था। आप मुझे ये बताइए जो बीजेपी ने लिया, क्या बीजेपी आपको वापस देगी? मुझे बताइए खुदा के लिए। आप वैसे कश्मीरी सोचिए, अगर होप हमारी उम्मीद है, उम्मीद तो हमारी सिर्फ अदालत है। अदालत के बगैर कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि हमारे इस 370 को वापस दे सकता है। अदालत ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। आप समझते हैं कि बीजेपी रिवर्ट बैक करेगा अपने डिसीजन को, पार्लियामेंट में जाके दोबारा करेगा? इट इज़ अ पॉपुलर, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी। ये गलत है कि इसकी कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टेटस है वो दूसरी बात है, क्योंकि वही रूट बीजेपी ने अपनाया जो कांग्रेस ने पहले अपनाया था। तो इसलिए ये कहेंगे कि आप कहते हैं आप उस पार्टी में बैठ, ये झूठ बोल रहे हैं। ये बहकावे की वजह से, ये इमोशनल पॉलिटिक्स करके कश्मीर को फिर 1989 बनाना चाहते हैं। और मुझे खतरा है कि इस इलेक्शन में जो उन्होंने झूठ लोगों को बोला, क्योंकि लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट पे वोट दिया, शायद 370 वापस आएगा, और ये सब मिले एक साइड में। ये 8-9 पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी, हमारा एक वोट, इनके 8 वोट गिरते थे, और ये इसीलिए कि शायद 370 वापस मिलेगा। हमारे ऊपर हेट कैंपेन चलाई गई है हमारे खिलाफ। हम देखते हैं ना अब ये आगे क्या करेंगे, ये 370 कैसे वापस दिलाएंगे। वरना ये कश्मीरियों को एक और 89 बनने वाला है यहाँ। जैसे 87 में उन्होंने वोट चोरों ने ऐसे उधम मचाई यहाँ, जिसकी वजह से वो लास्ट कील था इसमें। 75 से 77 से शुरू करो ये मुहिम, ये जज्बात 77 से शुरू हो गए, जिसको उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी आवारागर्दी का वो दिया था नाम, शमीम साहब ने। तो ये चीज़ें कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, इनको आप नहीं भूल पाते हो। अपनी पार्टी इसीलिए बने, हम कम से कम सच तो लोगों को बताएं, सच्ची बात। हमें टाइम लगेगा, वी विल बी कंसिडर्ड एज विलन्स, वी हैव सीन दिस इलेक्शन। कुछ तो लोगों को हमारी बात समझने में शायद दिक्कत हो गई है, आगे नहीं दिक्कत होगी, वो समझेंगे कि ये सच बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जाके पाकिस्तान की बोली बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी अभी कहेंगे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इससे हम आग ही लगा रहे हैं कश्मीर के अंदर, हम आग नहीं बुझा रहे हैं। इससे हमको वोट मिलेगा, लेकिन हमारे फ्यूचर को नुकसान हो जाएगा। आने वाले हमारे साल बर्बाद हो जाएंगे, आने वाली हमारी जनरेशनें बर्बाद हो जाएंगे। तो उस्मान साहब, जब से अपनी पार्टी का वजूद हुआ, 8 मार्च शायद वो दिन था 2020, जब आपने बाज़ाब्ता तौर इसका इनाग्रेशन किया था, आगाज़ किया था इसे, लेकिन तब से लेकर अब तक लगातार नुक्ताचीनी जो है हो रही है आपकी पार्टी पर। एक ख़ास बात मैं आपको बोलूँ, ख़ास नुक्ताचीनी जो शायद लोग भी कर रहे हैं, जो शायद आपके सियासी हरीफ भी कर रहे हैं, आपको बी टीम का नाम दिया जाता है, बीजेपी बी टीम। ये मतलब बात कुछ मतलब अभी तक क्लियर नहीं हो रही है, किस वजह से आपको बी टीम कहा जाता है? यही तो इनको खतरा है ना रीजनल फोर्स को। हम एक रीजनल फोर्स बने, हम मुख्तलिफ पार्टियों से अच्छे लोग आए, करीब 27 MLAs, मिनिस्टर्स, एक्स मिनिस्टर्स, एक्स MLAs, एक्स MPs एंड प्लस MLCs में आए हैं, और पॉलिटिकली सुलझे हुए लोग इसमें जमा हुए हैं। वो इनके लिए खतरा था रीजनल फोर्स का। इनके पास एक ही स्लोगन है कि हमको कैसे रोके। इन्होंने इसमें हेट कैंपेन की, हमारे खिलाफ नफरत की सियासत की बीजेपी की बी टीम है। आप देखिए, मुझे लग रहा है बीजेपी और उनका कहीं ना कहीं आपस में दूर सांठगांठ है। जो मूव्स इस दौरान इलेक्शन में किए बीजेपी ने, इनको ऐसा नाम दिया, इनको ऐसे चीज़ें, इनकी हमदर्दी बढ़ाई अवाम में, और जितना इन्होंने हमारे खिलाफ हेट कैंपेन की, मैं समझता बीजेपी भी उसमें जिम्मेदार है।
हमारे खिलाफ ये करने में, एक एजेंडा के तहत दे हैव डन इट। उनको भी हम खतरा लग रहे हैं। बीजेपी सोच रहा है शायद हम अपना फुटहोल्ड कश्मीर के अंदर बनाएंगे, तभी अगर हमको रोल नहीं मिले, अगर हम इसको इनके जो गलतियां एनसी पीडीपी और रीजनल फोर्स ने, छोटे मोटे पार्टियों ने यहाँ किए हैं, इनकी गलतियों को उसको हम लोग हमारे तरफ से आ सकते हैं। वो बीजेपी को भी खतरा है। वो चाहते हैं कि कश्मीर में हम झंडा गाड़े। अब उनने 2 सीट, इतना पैसा वगैरह सब ताम दाम सब करके, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब करके 2 सीटें ले गए। 2 सीट ले गए, कह रहे हैं कि हमने झंडा गाड़ दिया कहाँ, कश्मीर के अंदर। क्या उनको हमारे साथ प्यार होगा? क्या उनको अपनी पार्टी का मोहब्बत होगा? उनसे कोई हमदर्दी होगी? जितने हमारे दुश्मन ये हैं, इतने वो भी हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इनका एक ही काम है कि जितना वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, जितना भी हमारे खिलाफ नफरत वाली कैंपेन करेंगे, उतना वो समझते हैं शायद इससे हमारा लाभ होगा। लेकिन आप देख लेना, इट विल टेक अस सम टाइम। हमारा पहला इलेक्शन था, हमें जुमा 7 दिन भी नहीं हुए पार्टी को लॉन्च किए हुए। पहले इलेक्शन में हमने वी हैव परफॉर्म वेरी वेल। हम सेकंड नंबर पे 80 जगहों पे आए हैं, 80% हम कोई के करीब हम सेकंड आए हैं हर इलेक्शन में। सीटें कम जीती, लेकिन वोट परसेंटेज अगर आप देखें, अगर हम इनको डिवाइड करें जैसे कि ये रहेंगे नहीं। आज आप देख रहे हैं कुछ पार्टी बयान दे रही है, जो पीएचडी वाले, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इनके सब आपस में लग रहा है कि तितर बितर हो रहे हैं। उसके बाद तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये अकेले एक एक करके जब ये अपने जाएंगे, फिर हमसे लड़के देखे ना, आप देखेंगे लोग हमें चूज़ करेंगे उस वक्त। सर, क्यों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो लीडर्स हैं, क्यों वो सारे प्रिविलेजेस एक्सरसाइज करते हैं जो शायद पीएचडी के किसी कैंडिडेट को नहीं मिलता? ये मैं नहीं कहता, ये आपके सियासी हरीफों जो अभी पीएचडी में है उनका सवाल या निशान है। क्यों आप वो सारी प्रिविलेजेस एक्सरसाइज करते हैं जो उनको नहीं मिलती? क्यों उनकी सिक्योरिटी छीनी गई? क्यों उनसे उनके क्वार्टर्स छीने गए? क्यों उन्हें घरों से बाहर निकलने नहीं दिया था? क्यों आप फ्रीली घूम रहे हैं? ये सारे सवाल वो खड़े कर रहे हैं। जहाँ तक आप मेरी बात कीजिए, मेरे पास सरकारी अकोमोडेशन ये है सिर्फ, क्योंकि आई एम ऑन द हिट लिस्ट, आई एम Z+ कैटेगरी में हूँ, और सरकार की जिम्मेवारी बनती है मुझे प्रोटेक्शन करना। और दूसरा, हम इनके तरह धोखे वाले सायास नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की बोली भी बोलते हैं, आधी हिंदुस्तान आधी पाकिस्तान वाली बोली बोलते हैं, और इससे इनको लग रहा है इनको खतरा नहीं है। इनको किसके ऊपर आज तक इनके ऊपर अटैक हुआ है? वी हैव बीन अटैक मेनी टाइम्स इन द पास्ट। वो पागल नहीं है जो लोग ये देख रहे हैं कि किसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या है, वो उसके हिसाब से सिक्योरिटी दे कि थर्ड परसेप्शन क्या है। वो ऐसा नहीं है कि आप आई एवरी टॉम डिक एंड हैरी विल गेट द सिक्योरिटी। आप देख रहे हैं, आप रिकॉर्ड दीजिए किन के ऊपर, मेरे पास्ट में देखे ना मेरे ऊपर कितने अटैक किए गए हैं। तो जब मैं जेल रहा, मुझे भी डाउनग्रेड किया था उनने, लेकिन फिर जब उनने देखा कि सिक्योरिटी की थ्रेट है उनको ज़्यादा, तब जाके उनने अपग्रेड मेरी सिक्योरिटी की है। बाकी किसी को घर से नहीं निकाला गया है, घर से किसी को नहीं। हर सरकारी हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है, जो भी स्टेट एकोमोडेशन है, दैट इज स्टेट्स की एकोमोडेशन है, वो छोड़ दें। हमारे पास कोई स्टेट की एकोमोडेशन नहीं है। उस्मान साहब, अपनी पार्टी को लेकर एक आखिरी सवाल करेंगे, उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस में कुछ और सवाल आपसे पूछेंगे, वक्त कम है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है फैसला गलत हुआ इस पार्टी में आने के बाद या अपनी पार्टी बनाने के बाद? आपको लगता है कोई नुकसान आपको हुआ, या आप बिल्कुल मुतमईन है? किसने बोला नुकसान किस बात के लिए हुआ? हमने सोच समझ के डिसीजन लिया है। हमने इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये डिसीजन लिया है। हम जम्मू कश्मीर को एक करना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर, जैसे आज आवाज़ ऐसे भी आ रही है कि जम्मू को स्टेटहुड दो, इसको यूटी रखो। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर एक रहे, और ऐसे इश्यूज है जिनको हम अभी एड्रेस, अगर अपनी पार्टी के एजेंडा पे है कि हम इनको एड्रेस करके जम्मू कश्मीर के आवाम को जो बच्ची कच्ची है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या समझ रहे हैं? झूठी सियासत करके ये करेंगे। हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया टू ज्वाइन दिस पार्टी। हमने बनाया, हम फाउंडर मेंबर्स में हैं। हम इस वक्त कांग्रेस नहीं छोड़ते क्या होता? अपने लिए तो मेरा कंफर्ट था ना, लेकिन जिन लोगों के लिए हमें लड़ाई लड़ रहे हैं, वी हैव टू बी रियलिस्टिक विद देम। हमने उनको सच बताना पड़े। हम इनके फ्यूचर पे हमने कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। जैसे कि हाँ, सियासतदानों ने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए आज तक 70 साल 72 साल में ये ड्रामा यहाँ रचाया है। लोग समझेंगे, लोगों को आज शोर है। ठीक है, आज इमोशनल चला, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप 2 महीने में इनकी हवा निकल जाएगी। इसलिए अपनी पार्टी बना के हमने कॉन्शियस डिसीजन। आई एम रियली हैप्पी, एंड अपनी पार्टी देख लेना आइंदा आने वाले दिनों में अपनी पार्टी कितनी मकबूल हो जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। सर, अपनी पार्टी के वजूद के बाद आपका पहला जो इलेक्टोरल रेस था वो था डीडीसी इलेक्शन। हालांकि कम पैमाने का ये चुनाव जरूर था, लेकिन आपके लिए पहली इलेक्टोरल रेस थी ये। इस परफॉर्मेंस को लेकर कितने खुश हैं आप? देखिए, मैं तो ये खुश हूँ कि मैं पार्टी को कंसल्टेट कर पाया। मेरे वर्कर्स जितने थे, 4 साल से यहाँ सियासी तौर इतनी डिस्टर्बेंस रही कि पॉलिटिकल वर्कर्स को आपस में तालमेल नहीं था, लीडरों के साथ तालमेल नहीं था।
कई दिनों से हम एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन इस इलेक्शन ने हमको, मेरे काडर को जिंदा किया और हमने PAGD वालों के खिलाफ और BJP के खिलाफ एक असल लड़ाई लड़ी है और अपने वक्त को सामने रखा है। उन्होंने हेट कैंपेन चलाई, उन्होंने हमारे खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने ऐसे लगाए जैसे 370 हमारी वजह से गया था। ये खुदा के बंदे नहीं कहते हैं 370 आपके वजह से हुआ है, आप लोग इसके लिए जिम्मेवार। अगर हम डिबेट करेंगे, वो डिबेट में आए ना, हमारे साथ डिबेट में बैठे, डिबेट में भी नहीं बैठते हैं कहीं। हमसे डिबेट करें और देखें 50 साल 60 साल से, जब 1947 से ही, 31 को छोड़ो 48 से ही शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या जवाब देंगे लोगों को, क्योंकि लोगों को इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा। अभी जब DDC में हमारी परफॉर्मेंस, हमने सिर्फ एक सीट ली है, लेकिन आप देखिए हमारे वोट तनासुब क्या है। वही वोट शेयर पे मैं बात करने वाला था। वोट शेयर आपका बराबर है कि आपका वोट शेयर घट गया है? देखिए 58,800 कुछ 5 वोट पड़े हैं। आप देखिए ना, हम कहाँ दूसरे नंबर पे हर जगह है। 8 पार्टियों इंक्लूडिंग BJP, 8 पार्टियों के खिलाफ एक अकेला मैं था। 1:all जो आप कह रहे हैं, 1:all। तो इन्होंने क्या कमाल तीर मारा है, इन्होंने क्या कमाल किया है। मैं कहता हूँ मेरे लोगों ने कमाल किया, मेहनत किया। हम पार्टी को, लोगों के पास अपना प्रोग्राम लेके, और सच्चा प्रोग्राम लेके गए हैं। अगर आप असेंबली को देखें, फिर ये देख लें, तो इनको तो फिर एड्रेस नज़र नहीं आ जाएगा। ये तो हमको नहीं फिर हरा सकते हैं। तो इस लिहाज से मेरी पार्टी जो है, अपनी पार्टी जो है, मेरी पार्टी जो है, इस वक्त मैं समझता हूँ आई एम रियली हैप्पी, आई हैव अचीव्ड समथिंग। मैं अपने वर्करों को भी बोलता हूँ, आप बेफिक्र, आपने ये लड़ाई लड़ी और इसमें आप कामयाब हुए। एक सीट लेना या और भी ले सकते थे सीटें, लेकिन कहीं वजूहात ऐसे हैं जैसे हमारे अपनी पार्टी के 3 कैंडिडेट उठे और उठाने पड़े। चलिए सर, लास्ट बट वन क्वेश्चन DDC इंतखाबात के हवाले से रहेगा, उसके बाद आखिरी सवाल लेकर आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इस DDC इलेक्शन के दौरान कई एक इल्ज़ामात लगे। एक इल्ज़ाम आपकी पार्टी पर भी लगा, इलेक्शंस के दौरान बोगस वोटिंग का, गुरुग्राम में बोगस वोटिंग की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसमें पूरी सफाई भी दी, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, साफ शफाफ इलेक्शन हुए। एक इल्ज़ाम PDP पे भी लगा, जो बनकूट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वीडियो वायरल हुआ वहाँ से, कि वहाँ पे वो पैसे बांट रहे थे अपने वर्कर्स के अंदर। तो क्या आप जो इलेक्शन हुए उसकी जो पूरी जो ये प्रोसेस रही, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, मुझे तो खुशी यही है। मुझे तो शक था कहीं इसमें मुदाखलत ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन बड़े शफाफ तरीके से हुई है और मुझे तो नहीं लग रहा था पहले कि ऐसा हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये डेमोक्रेसी की जीत है और ठीक हुआ। देखिए, मेरे ऊपर, हमारे गांव के ऊपर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ रिगिंग हुई। इस सवाल का जवाब मैंने इलेक्शन कमीशन ने दिया है, क्योंकि मेरे पे ये सवाल नहीं आता, ये सवाल आता है इलेक्शन कमीशन पे। वो उसका जवाब भी दिया, उन्होंने सब कुछ उसमें बड़ा जांच करवाया और वहाँ CCTV कैमरा भी लगे थे। वहाँ एक टेंट बाज़ाब्ता, एक मॉडल पोलिंग स्टेशन था जहाँ चाय भी लोगों को पिलाई जाती थी, वो नादियल में था, वहाँ था, इधर बांडीपोरा में, और प्लस वटपोरा और कोयल में, 4-5 जगहों पे उनने मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए थे। इनको बताया कि आप लोग कह रहे हैं उस्मान ने वहाँ टेंट लगाया। बेशर्मी का हद क्या है, इनको तो पता ही नहीं है कवायद ज़वायद क्या है। फिर लगाया उसने कुर्सी और उसने चाय रखी थी। ये जब इनको पता ही नहीं है तो इनके इल्ज़ाम आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मेरे गांव में खुशकिस्मती से वहाँ हमारे कोई अपोजिशन में नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोकल एजेंट्स नहीं मिले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के। इनके एजेंट वहाँ बैठे थे, वो देख रहे थे, उनने साइन किया है। तो बहरहाल मुझे उसमें नहीं जाना, ये इलेक्शन का काम है, इलेक्शन इसमें कर लेगा। रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, अल्लाह खैर सलाह। जहाँ तक इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा, हमने बड़े मैच्योर तरीके से बिहेव किया है। हम भी सियासत में काफ़ी दिनों से हैं, फड़पना हमको शोभा नहीं देता है। ये काम है सरकार का, ये काम है इलेक्शन का, इसको एग्जामिन करेगी ये क्या है। वरना पैसा देना मुझे लग रहा है एक जुर्म है, इलेक्शन के ज़ाब्तों के खिलाफ है। तो इलेक्शन जाने, हमने कोई इसमें कोई टिप्पणी नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि पैसे दे रहे हैं। ये वी हैव टू बिहेव एज एन मैच्योर और प्लस एक मैच्योरिटी से काम। यस, एक ऐसी सियासी, क्योंकि अब तो छोटे नहीं हैं, सियासत में काफ़ी दिनों से, इसलिए ये समझा कि अगर हम इसमें अननेसेसरी फजूल बातें करेंगे क्या फ़ायदा है। लेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड अबाउट द फेट ऑफ दैट इंसिडेंट। अभी एक और सीट है, हाजन की जो सीट है जिसपे वो काउंटिंग रोक दी गई है। आपने एक ट्वीट भी किया था, जिमना ने, मुझे याद है, और जिमना आपसे पूछना भी चाहूँगा, मुख्तसर कमेंट इस पे आपको चाहूँगा। कल आपने मीडिया में कमेंट्स भी दिए थे, जो PO के जो कैंडिडेट हैं उनकी तमाम जो वैलीवाइड जहाँ से भी कैंडिडेट उठे थे उनकी काउंटिंग रोक दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने ये उस वक्त क्यों नहीं किया जिस वक्त इन्होंने नॉमिनेशन अपनी फाइल की? देखो, मेरे ट्वीट को तो आपने पढ़ा है। जी बिल्कुल। देखो जी, उस पर मैंने कई लोगों ने मेरे से ये भी लिया, बाइट भी ली है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक
पार्लियामेंट हैज़ पास्ड एन रेजोल्यूशन इन 91 जहां उनने कहा कि पीओके हमारा हिस्सा है और यह इस मुल्क का, और नक्शे में भी हमारा इसका बाज़ाब्ता जिक्र है। इसका मतलब अगर वो हमारा हिस्सा है, वहाँ के नागरिक कहाँ के हैं? हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं। अब बीच में लाइन बदकिस्मती से लाइन है, वो दूसरी बात है। अगर आपने वो वहाँ से आए हैं, 2 लड़कियाँ हैं, एक इधर कुपवारा में लड़ रही है डीडीसी इलेक्शन, दूसरा यहाँ हाजिन एएमएल इलेक्शन लड़ रही है, उसके पास स्टेट सब्जेक्ट है, उसके पास हाँ इसके पास ये है, अब तो डोमिसाइल है, पहले स्टेट सब्जेक्ट थी, उसके बाद आधार कार्ड है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोल कार्ड, ये इलेक्शन कार्ड है। आरओ ने ज़ाब्ता के हिसाब से उसका फार्म ले लिया और एक्सेप्ट किया, उसको सिंबल भी अलाट हुआ, वोटिंग भी हुई, काउंटिंग अचानक रोक दी गई विद दिस प्ली की यहाँ के नहीं है। मैं तो ये अफसोस से कहूँगा कि अगर आप ये समझते हो तो फिर आप उस रेजोल्यूशन को और उस जो आपके स्लोगन्स है कि हम इसको वापस लेंगे, अपने साथ मिलाएंगे और इसको बराबर करेंगे जो हमारा देश का नक्शा है, फिर तो ये हॉलो क्लेम्स है। कोई भी चीज़ उनको डिनाई नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से, अगर हम कह रहे हैं वो हमारा हिस्सा है कि यहाँ नागरिक बनने से और यहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेने से। और आपने काउंटिंग बंद की, बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को समझाया बुझाया, हमने कहा आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि 2 नंबर आना चाहिए, 1 नंबर को निकाल दो। फिर काउंटिंग रोकी गई है अंडर, वो इस वक्त एग्जामिन कर रहे हैं उसको। मुझे लग रहा है कि दे शुड काउंट द वोट्स। तो ये मुझे आपकी वजह से यहाँ मैसेज दूंगा, पीओके इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्री, देन शी हैज़ एवरी राइट टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस। चलिए सर, उस्मान मजीद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अब लंबा अरसा गुजर चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर राज का, पहले गवर्नर रहे, उसके बाद अब एलजी चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है बार इतनी लंबी देर तक गवर्नर राज रहा, तो अब आप क्यों नहीं मरकज से कहेंगे कि यहाँ पे ये इलेक्शन करवाएं आप, और बाज़ाब्ता लोगों को आप मौका दें अपनी गवर्नमेंट चुनने का, अपनी असेंबली चुनने का, ताकि खुल के जो है लोग आप जो है लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते। इस तरह से गवर्नर राज में आखिर कब तक चलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, ये दूसरी बार अब लंबा जा रहा है। पहले तो 90 से 96 तक ये वो लंबा अरसा था, 6 साल का। उसके बाद अब ये करीब पौने 3 साल होने वाले हैं। लोगों के मसले मसाइल बहुत है, लोगों को परेशानियां है। डीडीसी इलेक्शन का एक लिमिटेड रोल है, इसमें इतना रोल नहीं है। इनके पावर्स हमने देखे, इतना तूफान नहीं है कि जहाँ से ये कहें कि ये एमएलएज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल लिमिटेड रोल है इनका। इनका तो सिर्फ ज़्यादातर रोल है वो जब ये बोर्ड मीटिंग होगी, उस हद तक इनका रोल, बेसिक रोल है पंच और सरपंच का। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिले कर रहा है, लोगों को ये राइट्स देने से डिनाई कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि यहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम बढ़ रहा है, इससे यहाँ डिस्कनेक्ट है लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। आप देखिए, सेक्रेटरीट जाए डेजर्ट लग रहा है, किसी बड़े ऑफिस में जाए लोगों को कोई पूछता ही नहीं है, दरवाज़ों पे खड़े रहते हैं घंटों और वापस चले जाते हैं। इसका एक ही इलाज था कि यहाँ की असेंबली बने और पॉलिटिकल सेटअप के सामने जवाबदेह बन जाए। और हम भी चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी यहाँ इलेक्शन करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई इमीडिएटली ऐसा कोई आसार है इलेक्शन करने के। और कुछ चीज़ों को हम जम्मू कश्मीर असेंबली में ला के जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कर सकते हैं। जैसे डोमिसाइल का हम कह रहे हैं 15 साल है, इसको हम असेंबली में बढ़ा भी सकते हैं, 25 साल भी कर सकते हैं। अगर असेंबली बन जाए तो कोई ऐसी चीज़ें जल्दी करने की ज़रूरत है। मैं भी ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझना चाहिए कि कश्मीरियों को दूर मत करो, इनको असेंबली यहाँ बननी चाहिए और लोगों को एमएलएज के साथ, सरकार के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, मिनिस्टर के साथ रब्ता रहेगा और कोई बहुत सारी चीज़ों का जवाब है, वो बहुत सारे मसले मसाइल उससे हल हो जाएंगे। तो ये होना चाहिए, हम इसके हक में हैं। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं असेंबली इलेक्शन करो, लेकिन अभी तो ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कानून पे कानून बेचते जा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। कानून पे कानून भेजे जा रहे हैं मरकज से, लेकिन यहाँ पर इंतखाबात करने बहुत ज़रूरी है। उस्मान मजीद साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे कश्मीर क्राउन के साथ, और मुझे इस खास बातचीत के साथ दीजिए इजाज़त। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए कैमरामैन असरारुल हक के साथ मैं इनामुल हक। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. मुल्क किस तमीर से तरक्की मज़ इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर।
कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलियतन या तूफान महफूज रोजो तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।